हम्म 6 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के इस बेहद खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो भी स्रोत और जानकारियां हैं ना, वो सिर्फ कुछ अलग-अलग खबरें नहीं है, जी बल्कि ये दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एक तरफ सरकार की नई नीतियां हैं, अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल और दूसरी तरफ असम की एक अंधेरी गुफा में मिली नई प्रजाति से लेकर स्कॉटलैंड के एक बिल्कुल ही नए तरह के कानून तक की चर्चा है। सही कहा आपने। तो आज के इस विश्लेषण का जो मुख्य मिशन है ना, वो ये है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के नजरिए से इन तमाम खबरों के पीछे की असली कहानी को डिकोड किया जाए। चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एकदम सही अप्रोच है। और देखिए, उम्मीदवारों के दृष्टिकोण से ये समझना बहुत जरूरी है कि अखबारों में जो खबरें आती है ना, यानी क्या हुआ है, हाँ, या घटना क्यों हो रही है, और उसका हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था या फिर पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, मतलब इम्पैक्ट समझना जरूरी है। जी आज की चर्चा का पूरा फोकस इन्हीं अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को, या कह लें डॉट्स को, आपस में जोड़ने पर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जो भारत की आत्मा है। मेरा मतलब है कृषि और उससे जुड़ी नीतियां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू सीड एक्ट 2026 और रिवाइज्ड पेस्टिसाइड एक्ट 2026 की घोषणा की है। सुनने में तो ये एक और सरकारी घोषणा लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसके मायने सच में बहुत बड़े हैं। अगर हम जीएस पेपर 3 के हिसाब से देखें, तो दशकों से हमारा कृषि क्षेत्र एक ऐसे रेगुलेटरी ढांचे की मांग कर रहा था जो आज की चुनौतियों से निपट सके। बिल्कुल। जरा सोचिए, पुराना जो सीड एक्ट था वो उस जमाने का था जब खेती की चुनौतियां बहुत अलग थीं। आज हम क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, बेमौसम बारिश होती है, सूखा पड़ता है। हाँ, पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो ऐसे में किसानों को क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु परिवर्तन को सहने वाले बीजों की जरूरत है। साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर भी एक स्पष्ट कानून चाहिए था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक आम किसान की जिंदगी में ये कानून क्या बदलाव लाएगा, क्योंकि देखिए नीतियां तो कागज पे बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर किसान भारी कर्ज लेकर बीज और कीटनाशक खरीदते हैं। अगर बीज नकली निकल जाएं या कीटनाशक काम ही न करें, तो उसकी पूरी फसल, उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, वो तो कर्ज के जाल में फंस जाता है। वही तो, ये नया कानून एक सख्त ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लाएगा, यानी बीज कहां से आया, किसने बनाया, इसकी पूरी जवाबदेही तय होगी। अच्छा, नकली बीजों और खतरनाक रसायनों का व्यापार करने वालों पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है इसमें। ये सीधे तौर पर कृषि उत्पादकता और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, उसको मजबूत करने वाला कदम है। मतलब ये खेती की नींव को ही पारदर्शी बना रहा है। जी चलिए, अब खेतों से निकलकर थोड़ा शहरों और कारखानों की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत ही दिलचस्प पहल हुई है। वहां के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में सक्षम स्किल सेंसस लॉन्च किया है। बहुत अहम कदम है। मुझे ये आइडिया इसलिए भी कमाल का लगा क्योंकि इसे लेबर मार्केट के लिए एक जीपीएस की तरह देखा जा सकता है। ये जीपीएस वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। देखिए, हम अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि भारत एक युवा देश है। हाँ, हर जगह यही चर्चा होती है। लेकिन अगर उन युवाओं के पास वो हुनर ही ना हो जिसकी बाजार को जरूरत है, तो ये लाभांश एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या में बदल सकता है। तो क्या ये जो नया सेंसस है, ये उस गैप को भरने का काम करेगा? बिल्कुल करेगा। सक्षम स्किल सेंसस असल में डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का एक बेहतरीन मॉडल है। अभी तक होता क्या था कि नीतियां सिर्फ अनुमानों पर बनती थी कि शायद हमें इतने इंजीनियर चाहिए या इतने प्लम्बर चाहिए। अंदाजे से काम चल रहा था। जी, लेकिन अब जब सरकार के पास घर घर जाकर इकट्ठा किया हुआ ये सटीक डेटा होगा कि कितने लोगों के पास कौन सा कौशल है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम और रोजगार सृजन की रणनीतियां बनाई जा सकेंगी। ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय टारगेट पर सीधा निशाना लगाने जैसा है। क्या बात है। और नीतियों की इसी चर्चा को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो नीति आयोग और जाइका, मेरा मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, हाँ, JICA, उनके बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG की पार्टनरशिप के दूसरे चरण का समझौता हुआ है। जापान के साथ भारत की साझेदारी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मजबूत रही है शुरू से। हाँ, और इस समझौते को दोनों देशों की एक दूसरे पर जो निर्भरता है उसके चश्मे से देखना चाहिए। साल 2030 जो कि SDG लक्ष्यों की डेडलाइन है, वो अब ज्यादा दूर नहीं है। सिर्फ 4 साल बचे हैं। बिल्कुल।
जापान के पास बेहतरीन तकनीक है, भारी पूंजी है, लेकिन वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। दूसरी तरफ भारत के पास युवा ऊर्जा और विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिन्हें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए फंडिंग चाहिए। एकदम सही। इसी तालमेल को ये साझेदारी एक वैश्विक मंच पर लाती है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात निकली ही है, तो चलिए अपनी दूसरी थीम की तरफ बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और पुदुचेरी में 7100 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इसी के समानांतर एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत को 2026 में $1.2 बिलियन के लोन की प्रतिबद्धता जताई है। ये लोन खास तौर पर क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए है। सही, सबसे अहम है। मैं भी यही सोच रही थी। एक आम सड़क और एक क्लाइमेट रेजिलिएंट सड़क में आखिर फर्क क्या होता है जमीनी स्तर पर? देखिए, फर्क उनकी उम्र और उनके डिजाइन का होता है। आज हम जो भी पुल, हाईवे या बांध बना रहे हैं ना, उन्हें भविष्य की चरम मौसमी घटनाओं को झेलना होगा। मतलब एक्सट्रीम वेदर? हाँ, अचानक आने वाली भीषण बाढ़, पहाड़ों पर भूस्खलन या फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली गर्मी, इन सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना होगा। अगर एक सड़क ज्यादा गर्मी से पिघल जाए या पहली बारिश में बह जाए तो सारा का सारा निवेश बेकार हो जाता है। एडीबी का ये जो $1.2 बिलियन का लोन है, ये भारत को ऐसी सामग्री और इंजीनियरिंग इस्तेमाल करने की आर्थिक ताकत दे रहा है जो प्रकृति के इन प्रहारों को सह सके। यानी हम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों के चरम जलवायु के लिए निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे के लिए इतने भारी पैसों की बात हो रही है, तो चलिए उस सिस्टम की भी बात कर लेते हैं जो इस पैसे का हिसाब किताब रखता है। जी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए ने गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल लॉन्च किया है। ये थोड़ा तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन इसका असर बहुत सीधा है। या जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सरकारी खजाने का प्रबंधन आखिर होता कैसे है। लंबे समय से ये एक ब्लैक होल की तरह रहा है। ब्लैक होल? वो कैसे? मतलब पैसा ऊपर से चला, लेकिन सिस्टम में कहाँ अटक गया, किस लेवल पर रुका है, ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था। ये डैशबोर्ड इस पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ कर देगा। अच्छा, तो ये एक तरह का रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है, जैसे हम अपना पार्सल ट्रैक करते हैं? एकदम सही एनालॉजी है। जब हर एक रुपए की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के लिए जगह बहुत कम बचेगी। कोई भी फाइल हफ्तों तक धूल नहीं खा सकेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का पैसा सही समय पर, सही लाभार्थी और सही प्रोजेक्ट तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। गवर्नेंस में तकनीक के इस्तेमाल का ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वित्तीय क्षेत्र से ही एक और बहुत ही दिलचस्प खबर आई है। ईपीएफओ, जो हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, अब वो एनएचएआई के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्विट में निवेश करेगा। अब इन्विट को अगर आसानी से समझना हो तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये शेयर बाजार में पैसा लगाने के बजाय चालू और टोल वसूलने वाले हाईवे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है। ये तुलना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कदम की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, मैं एक बात सोच रही थी। ईपीएफओ के पास तो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की जीवन भर की गाड़ी कमाई होती है, उनके रिटायरमेंट का पैसा होता है जी। क्या उसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाना जोखिम भरा नहीं है? कल को अगर प्रोजेक्ट ही रुक गया तो लोगों के पैसे का क्या होगा? यही तो इस इन्विट मॉडल की खूबसूरती है। देखिए, ईपीएफओ किसी नए या जोखिम भरे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा रहा है, जहां जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण मंजूरी में सालों लग जाते हैं। अच्छा, तो पैसा कहाँ जा रहा है? इन्विट सिर्फ उन हाईवे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है जो पहले से बनकर तैयार हैं और जिन पर टोल से नियमित रूप से कमाई हो रही है। ओह, समझ गई, मतलब रिस्क कम है। बिल्कुल। तो ये नौकरी पेशा लोगों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न सुनिश्चित करता है, और दूसरी तरफ एनएचएआई को अपने पुराने प्रोजेक्ट से एकमुश्त पैसा मिल जाता है, जिससे वो नए हाईवे बना सकते हैं। ये तो एक तरह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विन विन स्थिति हो गई दोनों तरफ से। एकदम सही। इसी तरह का एक बड़ा ढांचागत बदलाव बीमा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों के लिए नए मसौदे जारी किए हैं ताकि उन्हें भारतीय लेखा मानकों या जिसे हम इंड एस कहते हैं उसके साथ जोड़ा जा सके। इस बदलाव को समझने के लिए ना, इंड एस को एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड की तरह देखना चाहिए। ओके। जब तक हमारी बीमा कंपनियां पुराने तरीकों से अपना हिसाब किताब रख रही थीं, तब तक विदेशी निवेशकों को उनकी असली वित्तीय सेहत समझने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि हर देश का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। इंड एस लागू होने से भारतीय बीमा बाजार की अकाउंटिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एकदम बराबर आ जाएगी।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी निवेश और कॉर्पोरेट परिपक्वता की बात करें तो भारतीय कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में कुछ बड़ी हलचलें हुई हैं। टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी ने भारत में अपने ऑपरेशंस के लिए एक्सिस बैंक को अपना फाइनेंसिंग पार्टनर चुना है। वहीं रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक विस्तार के लिए डैन बेली को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये दोनों ही खबरें ना एक नए आत्मविश्वास से भरे भारतीय बाजार की कहानी कहती हैं। टेस्ला का किसी भारतीय बैंक पर भरोसा जताना हमारी बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को दिखाता है। बिल्कुल। और जियो का अपने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए एक वैश्विक दिग्गज को लाना ये साबित करता है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ देश के भीतर काम नहीं करना चाहती, वो ग्लोबल प्लेयर बनना चाहती हैं। और जब कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ रही हों तो बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। जी बिल्कुल। इसीलिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनरली इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बढ़ाने और जनरल अटलांटिक सिंगापुर द्वारा बालाजी वेफर्स में निवेश को मंजूरी दी है। सीसीआई बाजार में एक रेफरी की तरह काम करता है। देखिए, विलय और अधिग्रहण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इससे पूंजी आती है। हाँ? लेकिन रेफरी को ये देखना होता है कि कहीं कोई एक कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो बाजार पर एकाधिकार जमा ले और छोटी कंपनियों या ग्राहकों का नुकसान होने लगे। ये मंजूरियां दिखाती हैं कि भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही सक्रियता से काम कर रहा है। चलिए अब इस डीप डाइव की तीसरी और बहुत ही रोमांचक थीम की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और स्वास्थ्य। सबसे पहले एक ऐसी रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने मुझे निजी तौर पर बहुत चौंकाया है। वर्ल्ड ओबेसिटी एट रिस्क 2026 की रिपोर्ट आई है और बचपन के मोटापे या जिसे चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं उसके मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। जी। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ चीन हमसे आगे है। ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी अलार्म बेल है। हम दर्शकों ने इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हाँ, अंडर न्यूट्रिशन की बात हमेशा होती है। लेकिन अब हम पोषण के दोहरे बोझ या डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मोटापे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम है? नहीं, ये स्वास्थ्य समस्या से कहीं ज्यादा एक भारी आर्थिक संकट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की थी, है ना? हाँ। अगर हमारा ये युवा वर्ग 25-30 साल की उम्र में ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का शिकार होने लगेगा तो वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के बजाय हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। उत्पादकता गिर जाएगी। बिल्कुल, उत्पादकता गिरेगी और बीमारियों के इलाज पर जो आउट ऑफ पॉकेट खर्च है वो बेतहाशा बढ़ जाएगा। ये एक साइलेंट पैंडेमिक यानी शांत महामारी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये तो वाकई डराने वाला है। खैर, स्वास्थ्य से जुड़ी इस गंभीर चर्चा से निकलकर अब जरा प्रकृति के रहस्यों की तरफ चलते हैं। जी। असम के कुएं में वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल ही नई प्रजाति की मछली खोजी है। एक अंधी गुफा मछली जिसे गिचक नाकिन नाम दिया गया है। सोचिए, जमीन के इतने नीचे खूब अंधेरे में भी जीवन पनप रहा है और वो भी बिना आंखों के। ये प्रकृति के अनुकूलन यानी इवोल्यूशन की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। क्योंकि ये मछलियां एक्यूफर यानी भूमिगत जल स्रोतों में रहती हैं जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। इसलिए विकास के क्रम में इनकी आंखें धीरे धीरे खत्म हो गईं। प्रकृति कभी भी उस चीज पर ऊर्जा खर्च नहीं करती जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। कमाल की बात है। और ऐसी ही एक दिलचस्प खोज दक्षिण भारत में भी हुई है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केंचुए की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। मोनेलेगास्टर गिरीशी और ड्राविडा रेनॉल्ड्सी। जी। केंचुओं को तो अक्सर हम बस बारिश के कीड़े समझ लेते हैं, जबकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण बायो इंजीनियर होते हैं। केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। इस तरह की जो जैव विविधता की खोजें हैं ना, वो हमें बताती हैं कि हमारे आसपास के पर्यावरण में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। पर्यावरण की रक्षा की बात हो रही है तो भारतीय सेना और लद्दाख वन विभाग के बीच जो नया MOU हुआ है वो भी बहुत दिलचस्प है। यह ऊंचाई वाले और बेहद संवेदनशील पर्यावरण में वन्यजीव संरक्षण को लेकर है। हाँ, लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है।
वहाँ बहुत कम वनस्पति होती है और स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। हाँ। अब क्योंकि वो एक सीमावर्ती इलाका है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से वहाँ सेना की भारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ी संख्या में सैनिकों और भारी वाहनों की आवाजाही का पर्यावरण पर असर तो पड़ता ही है। तो क्या ये जो सिविल मिलिट्री सहयोग का मॉडल है, ये इस तनाव को कम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये समझौता सुनिश्चित करेगा कि सेना की गतिविधियां इस तरह से हों जिससे वन्य जीवों के आवासों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी होने के बजाय एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं। अब तकनीक की दुनिया में स्वदेशी नवाचार की एक बड़ी छलांग पर बात करते हैं। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 किलोवाट के वाइड बैंड गैप इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम का अनावरण किया है। ये वाइड बैंड गैप तकनीक सुनने में काफी भारी भरकम लगती है। इसे समझने के लिए ना एक पानी के पाइप की कल्पना करें। अगर पाइप संकरा है तो पानी घर्षण के कारण गर्म होगा और ऊर्जा बर्बाद होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पावर सिस्टम में भी यही होता है। परंपरागत सिलिकॉन चिप्स ज्यादा बिजली गुजारने पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे बैटरी की ऊर्जा बर्बाद होती है। अच्छा, तो ये नई तकनीक इस बर्बादी को रोकती है? हाँ। वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड। ये उस चौड़े पाइप की तरह है जो बिना ज्यादा गर्मी पैदा किए भारी मात्रा में बिजली को गुजरने देते हैं। ओहो। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ी की मोटर ज्यादा ऊर्जा कुशल बन जाती है और गाड़ी एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक जा सकती है। ये भारत को ईवी सेक्टर की मुख्य तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह डेटा और मैपिंग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया और केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी ने भूस्थानिक यानी जियोस्पेशियल तकनीकों और डिजिटल मैपिंग के लिए 5 साल का समझौता किया है। सटीक मैपिंग आज के समय में आपदा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी योजना के लिए बहुत जरूरी हो गई है। बिल्कुल। जब आपके पास अपनी जमीन का सेंटीमीटर स्तर का सटीक डिजिटल 3D मैप होगा, तभी तो आप बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों की सही पहचान कर पाएंगे या शहरी विकास को सही दिशा दे पाएंगे। इस थीम की आखिरी और शायद आज की सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली खबर स्कॉटलैंड से आई है। स्कॉटलैंड ने वाटर क्रिमेशन यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस उसको कानूनी मान्यता दे दी है। ये ऐसा करने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुधारों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्योंकि हमने दाह संस्कार में तो हमेशा आग का इस्तेमाल ही देखा है। वाटर क्रिमेशन पारंपरिक दाह संस्कार का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। इसमें शव को एक चेंबर में रखा जाता है जहां पानी और क्षारीय रसायनों का एक गर्म मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। अच्छा। असल में यह प्रकृति की उसी प्रक्रिया की नकल है जो शरीर को मिट्टी में मिलाने के लिए होती है। बस ये प्रक्रिया कुछ दशकों के बजाय केवल कुछ घंटों में पूरी हो जाती है। तो इसका पर्यावरण को क्या फायदा है? मतलब आग न जलाने से? देखिए, फायदा यह है कि इसमें आग का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कार्बन उत्सर्जन न के बराबर होता है। हवा में कोई जहरीली गैस नहीं फैलती और राख के रूप में सिर्फ शुद्ध कैल्शियम फॉस्फेट यानी हड्डियों का चूर्ण बचता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये मृत्यु के बाद के अंतिम संस्कार को भी इको फ्रेंडली बनाने की एक वैज्ञानिक पहल है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आज के विश्लेषण की अंतिम थीम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पुरस्कार, पुस्तकें और निधन से जुड़ी खबरें हैं। जी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एजुकेट गर्ल्स एनजीओ की संस्थापक सफीना हुसैन को टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जिसने आईसीसी महिला विश्व कप जीता है, उसे लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक बात गौर करने वाली है कि दोनों ही उपलब्धियां भारत की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग स्तरों पर। वो कैसे? सफीना हुसैन का काम दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर दूर दराज के गांवों में लड़कियों को स्कूल वापस लाके उनके भविष्य को बदला जा रहा है। बिल्कुल। वहीं हमारी क्रिकेट टीम का लॉरियस जैसे प्रतिष्ठित मंच पर नामांकन ये साबित करता है कि भारतीय महिलाएं वैश्विक खेल परिदृश्य में अपना दबदबा कायम कर रही हैं। पुस्तकों की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पब्लिकेशन डिवीजन की 16 पुस्तकों का विमोचन किया, लेकिन जिस किताब ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च की गई महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये गांधी जी की संचार रणनीतियों पर आधारित है। ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। सोचिए, उस समय न इंटरनेट था,
न 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल और ना ही सोशल मीडिया। कुछ भी नहीं था। फिर भी एक व्यक्ति दांडी यात्रा पर निकलता है और पूरे देश में उसकी गूंज पहुंच जाती है। गांधी जी का प्रतीकों का इस्तेमाल, जैसे नमक या चरखा, और उनकी भाषा की सरलता, ये सब जन आंदोलनों को समझने के लिए आज भी एक मास्टर क्लास है। और अंत में एक दुखद खबर भी है। दिग्गज पत्रकार, राजनयिक और पूर्व सांसद H.K. दुआ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय पत्रकारिता और कूटनीति में उनका एक लंबा और प्रभावशाली करियर रहा है। उनका जाना पत्रकारिता के एक ऐसे युग का अंत है जहां संपादक की कलम का सीधा असर सत्ता के गलियारों पर होता था। तो इस तरह आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत बड़ा और विविधता से भरा हुआ दायरा कवर किया। जी। असम की अंधेरी गुफाओं में मिली नई मछली के एवोल्यूशन से लेकर IIT मद्रास की EV तकनीक तक, भारत की चाइल्डहुड ओबेसिटी जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौती से लेकर कृषि और बुनियादी ढांचे में हो रहे अरबों डॉलर के निवेश तक, अगर हम इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो समझ में आता है कि अर्थशास्त्र, तकनीक, पर्यावरण और नीतियां, ये सब अलग अलग बॉक्स में काम नहीं करती। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। सिविल सेवा की तैयारी के लिए यही नजरिया सबसे अहम होता है कि आप एक घटना के तार दूसरे घटना से कैसे जोड़ पाते हैं। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्कॉटलैंड के उस वाटर क्रिमेशन वाले विषय पर वापस लौटना चाहूंगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहद आधुनिक, विज्ञान आधारित कदम है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की कोशिश की गई है। जी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, विशेषकर भारत जैसे देशों के संदर्भ में, जहां हमारी गंगा जैसी पवित्र नदियां और पूरा पर्यावरण बढ़ती आबादी और प्रदूषण का भारी दबाव झेल रहे हैं। क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा, क्या सदियों पुरानी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं और पर्यावरण अनुकूल वैज्ञानिक विकल्पों के बीच कभी कोई नया संतुलन देखने को मिल सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ विज्ञान या पर्यावरण का नहीं, बल्कि समाजशास्त्र और नैतिकता की भी मांग करता है। इस विचार के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और जिज्ञासा की इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों और उनके पीछे की पूरी कहानी के साथ।